जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह और आज आपके सामने लेकर आया हूँ कंप्यूटर की क्लास। या कह सकते हैं कि अभी जो भर्तियां हो रही है उसमें रेगुलर 10 प्रश्न 5 प्रश्न कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, या कह सकते हैं बेसिक कंप्यूटर पूछा जाता है। और जिसमें कंप्यूटर की विशेषताओं को लेकर, कंप्यूटर की जनरेशन को लेकर, कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट सिस्टम को लेकर, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को लेकर, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को लेकर प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, एक दो प्रश्न जरूर इंटरनेट व करंट से संबंधित होते हैं, बाकी अधिकतर प्रश्न जो बेसिक है, जो हमेशा चलता है, उसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर को कैसे जाने, कंप्यूटर को समझे कैसे, कंप्यूटर को याद कैसे रखे, कंप्यूटर के फैक्ट्स को कैसे याद रखे, ये सब अपने को मैं अपने इस रिवीजन क्लास के अंदर आपको याद करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यह अपने कंप्यूटर एक तरह से पटवार, वीडियो, चतुश्रेणी सबके लिए रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो इसी रिवीजन क्लास के अंदर मैं आपको कंप्यूटर के फैक्ट्स के साथ हर चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज अपन शुरू करते हैं कंप्यूटर की जनरेशन ना, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, या कह सकते हैं कंप्यूटर की पीढ़िया। पीढ़िया यानी कि कंप्यूटर कब कब कितने कितने ड्यूरेशन के अंदर बढ़ता रहा, और आज जो अपने पास कंप्यूटर है, जो आप मोबाइल में देख रहे हैं, जो आप टच स्क्रीन पे चला रहे हैं, वो कंप्यूटर कब तक उसका उद्भव हुआ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी चैनल पर आपको पटवार की संपूर्ण रिवीजन क्लास उपलब्ध हो रही है, जिसमें वीडियो चतुश्रेणी के विद्यार्थी भी वीडियो देखकर अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर की पहली पीढ़ी। अब कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, जनरेशन ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर, जिसमें अपन कहते हैं 1942 से 1955 तक इसका उद्भव काल है। और इसके अंदर कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा हुआ करता था। ध्यान रखना, कुछ कुछ हिस्सा जब याद रखिए। कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा हुआ करता था। कंप्यूटर में जो विद्युत खर्च होती थी उसकी मात्रा भी बहुत ज्यादा थी। ऐसे कहते हैं कि अधिक विद्युत खपत करते थे ये कंप्यूटर। फिर अपन कहते हैं कि बहुत खर्चीला था, बहुत महंगा था, कोई भी आम इंसान उसको खरीद नहीं सकता था। इसलिए इनका उपयोग, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिकों ने और रिसर्च के तौर पर बड़े बड़े शोध केंद्रों के अंदर इसका उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, इसमें बड़ा होने का कारण सबसे मेन था, वो दो कारण थे। एक थे निर्वात नलिका, वैक्यूम ट्यूब्स, और दूसरा था चुंबकीय ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है, और इसमें क्या था कि निर्वात नलिका होती थी जो प्रमुख हार्डवेयर था इसमें, और उसी हार्डवेयर के कारण अपन कहते हैं कि प्रथम जनरेशन के अंदर ये कंप्यूटर बहुत बड़े हुआ करते थे। और उसके बाद में कहते हैं कि स्टोरेज डिवाइस और था इसमें, जिसको चुंबकीय ड्रम कहते थे या मैग्नेटिक ड्रम कहते थे। ये क्या था, एक मैग्नेटिक ड्रम था, और उसके अंदर इसका जो भी स्टोरेज होता था, डेटा, वो स्टोर किया जाता था। मशीनी लैंग्वेज उपयोग में की जाती थी, 0 और 1, जो मशीनी लैंग्वेज जिसको अपन बाइनरी कोड कहते हैं, वो बाइनरी कोड का उपयोग इस फर्स्ट जनरेशन के अंदर किया गया था। अब कहते हैं कि फर्स्ट जनरेशन बहुत ही कम सेकंड के अंदर, कहते हैं मिली सेकंड के अंदर इसकी एक तरह से सूचना देता था। अभी अपन देखें तो अभी तो उससे बहुत तेज हो गया, लाखों गुना तेज हो गया ना। तो कहते हैं फिर भी कंप्यूटर की जो गति थी थोड़ी धीमी थी अभी के मुताबिक, या सेकंड जनरेशन के बनिस्पत। ठीक है, ये था, ध्यान रखना अपने को। फिर कहते हैं कि इनपुट आउटपुट कैसे करते थे। तो इनपुट आउटपुट में पंच कार्ड थे, कुछ पंच कार्ड होते थे, उस पंच कार्ड को 0 1 के फॉर्म के अंदर इनपुट करते रहते थे, और इस कारण उसको पंच कार्ड इनपुट युक्ति के रूप में काम में लिए गए, और चुंबकीय ड्रम स्टोरेज युक्ति के रूप में काम में लिए गए। अब कहते हैं कि इस पीढ़ी के अंदर कुछ कंप्यूटर का विकास हुआ, कुछ नए नए कंप्यूटर बने, जिसमें कुछ कंप्यूटर के नाम अपने को याद रखने, एनियाक, यूनिवेक, एडसेक और एडवेक। एनियाक, यूनिवेक, एडसेक और एडवेक, ऐसे नाम आप याद रख सकते हो। ENIAC, एनियाक, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। कैलकुलेटर है ना, यानी कह सकते हैं ये गणना करने के लिए प्रयोग में लिया गया, गणना करने के लिए प्रयोग में लिया गया। याद कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ENIAC, एनियाक इंटीग्रेटेड, क्या है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड। एन और आई, बीच के दो अक्षर है एन और आई, उसको याद रखना अपने को, उसके अलावा आगे पीछे याद नहीं रखूंगे तो भी चलेगा। एन और आई, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड। ठीक है, फिर अपन कहते हैं यूनिवेक। यूनिवेक का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UNI का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक और कंप्यूटर, ये था अपने यूनिवेक। फिर कहते हैं एडसेक और एडवेक, EDVAC, एडवेक और EDSAC, एडसेक। ठीक है, एडवेक की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखो इलेक्ट्रॉनिक आगे आ ही रहा है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर बीच लास्ट में आ ही रहा है, बीच में क्या, सिर्फ दो शब्द है, उसका अक्सर अपने को याद रखना है, डी और वी, डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल। फिर कहते हैं एडसेक, अब इसमें क्या है, डी और एस आ रहा है, यानी कहते हैं डिले स्टोरेज, डिले स्टोरेज। तो चारों फॉर्म अपने को याद होनी चाहिए। एन आई न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड, एडसेक डी और एस है यानी डिले स्टोरेज, एडवेक यानी डी और वी है डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल इसकी फुल फॉर्म होगी। ठीक है, और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवेक, यूनिवेक। इसके अलावा मार्क फर्स्ट नाम का कंप्यूटर भी था, जो प्रथम पीढ़ी के अंदर आया था। तो ये एक तरह से अपने पास क्या था, कंप्यूटर की प्रथम जनरेशन का शॉर्ट रिवीजन, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो अपने को समझ होनी जरूरी है।
ठीक है, अब अपन देखते हैं सेकंड जनरेशन। तो कंप्यूटर की जनरेशन बनने का कारण क्या था कि जैसे ही कोई नया हार्डवेयर उपयोग में आया और उस हार्डवेयर को जब कंप्यूटर के अंदर फिट किया गया तो वो जनरेशन चेंज हो गई। चेंज कैसे हुई कि भाई वो आकार में छोटे हो गए, तेज गति से आउटपुट देने लगे, उसकी प्रोफिशिएंसी बढ़ गई। द्वितीय जनरेशन 1955 से 1964 के मध्य हुई। ध्यान रखना, इसमें निर्वात नलिका वैक्यूम ट्यूब्स के स्थान पर सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर क्या था? ट्रांजिस्टर एक तरह से अर्धचालक धातु थी और उसका उपयोग निर्वात नलिका के स्थान पर हुआ, यानी एक तरह से प्रोसेसर के रूप में किया गया। जब बड़ी बड़ी निर्वात नलिकाएं लगाई जाती थी तो आकार बहुत बड़ा होता था, रूम के आकार का इतना कंप्यूटर हो जाता था। परंतु अब क्या होता था कि ट्रांजिस्टर लगाने से उसका आकार छोटा हो गया, कहीं पर भी कंप्यूटर को शिफ्ट किया जा सकता था। इस कारण कहते हैं कि कंप्यूटर का आकार छोटा होना, खर्चीला कम हो गया, विद्युत खपत कम होने लगी। ये सब किसमें हो गई? ये हो गई द्वितीय जनरेशन के अंदर। बहुत अधिक विश्वसनीयता आ गई क्योंकि ट्रांजिस्टर और भी तेज गति से कार्य करने लगा था। ये भी ध्यान रखना, पहले पीढ़ी के अंदर मशीनी लैंग्वेज थी, दूसरी पीढ़ी के अंदर असेंबली लैंग्वेज आती। असेंबली लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के अंदर ध्यान रखना, इसमें न्यूमेनिक्स का प्रयोग हुआ। न्यूमेनिक्स है ना, न्यूमेनिक्स का प्रयोग हुआ। न्यूमेनिक्स क्या होता है? न्यूमेनिक्स क्या होता है तो कहते हैं जैसे एडिशन है, ADD, उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। सब्सट्रैक्शन हो गया, घटाने का हो गया तो SUB लिख दिया ना, डिवीजन रहता है DIV लिख दिया। तो ये क्या है? एक तरह से निमोनिक्स है। निमोनिक्स यानी कि एक तरह से कहे तो अपन शॉर्ट फॉर्म होगी और वो शॉर्ट फॉर्म अपन उसमें कीबोर्ड के अंदर या कीबोर्ड से जो भी वो टाइप करते थे। ठीक है, हाँ, इसमें भी क्या है, इसमें भी ध्यान रखना, इसमें भी पंच कार्ड उपयोग होते थे। पंच कार्ड के साथ साथ में दो मेमोरी और भी उपयोग होने लगी, एक प्राथमिक मेमोरी और एक द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी जिसमें रैम और रोम आते हैं, द्वितीयक जिसमें स्टोरेज डिवाइसेज आते हैं, जिसमें डिस्क आते हैं, ये सब भी उसमें यूज होने लगे। अब कहते हैं कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 के अंदर हो चुका था, बेल लेबोरेटरीज के अंदर। ध्यान रखना, आविष्कार तो पहले हो चुका था परंतु इसको कंप्यूटर में यूज में कब लाया था? 1955 के बाद में इसको शुरू किया गया। उससे पहले दूसरे यूपीओ के अंदर यूज में किया जाने लगा था। द्वितीयक मेमोरी के रूप में चुंबकीय टैप का आविष्कार हुआ। चुंबकीय टैप है ना, और चुंबकीय डिस्क। चुंबकीय टैप और डिस्क जिसके अंदर ये सब स्टोरेज होता था। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर कहते हैं असेंबली लैंग्वेज का उपयोग हुआ। असेंबली लैंग्वेज के अंदर दो लैंग्वेज खास थी, कोबोल और एक फोर्ट्रन। कोबोल और फोर्ट्रन। कोबल तो थी बिजनेस ओरिएंटेड, बिजनेस वाले जो लोग थे उसमें कोबल का यूज करते थे, और फोर्ट्रन का यूज वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा शोध केंद्रों के अंदर फोर्ट्रन लैंग्वेज का यूज करने लगे थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। कंप्यूटर छोटे हो गए थे, लागत में कमी आ गई थी और कुछ कंप्यूटर की सीरीज बनी थी जिसमें ध्यान रखना इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम के कंप्यूटर यहाँ पर आने शुरू हो गए थे। आईबीएम के जो आज भी चलते हैं, तो आईबीएम 70 की सीरीज थी, आईबीएम 60-100 की सीरीज थी, ये भी ध्यान रखना है। और एक था सीडीसी 3600। ये था अपने पास सेकंड जनरेशन। अब पढ़ते अपन थर्ड जनरेशन। रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास इसी तरह होगी, आपको समझना है। आप चाहो आप बढ़िया कान में ईयरफोन लगा के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ सुनोगे तो भी समझ में आ जाएगा। यदि थोड़ा भी आपको डाउट लगे आप वापस सुन सकते हो, 2 गुना के अंदर भी सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इतना आराम से बोल रहा हूँ। थर्ड जनरेशन, अब देखो अब और थोड़ा अपग्रेड हो गया कंप्यूटर। कहते हैं कि थर्ड जनरेशन 1965 से 1975 तक स्टार्ट। थर्ड जनरेशन कहते हैं कि बहुत थोड़ा इंप्रूव हो गया और भी थोड़ा अपग्रेडेशन हो गया। तो कहते हैं 1965 से 1975 तक थर्ड जनरेशन का आविष्कार हुआ है, थर्ड जनरेशन चली। इसमें क्या हुआ, ट्रांजिस्टर जो थे वो भी थोड़े बड़े बड़े तो थे, है ना। तो लोगों ने क्या किया, उस ट्रांजिस्टर का भी लघु रूप कर दिया। बहुत सारे ट्रांजिस्टर मिलकर एक आईसी चिप बना दी, इंटीग्रेटेड चिप सर्किट। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, वो बना दिया। अब कहते हैं कि माइक्रो चिप होगी तो और भी आकार कम हो गया, बहुत ही विश्वसनीयता होगी और भी तेज हो। जब एक ट्रांजिस्टर काम करता है, लाखों ट्रांजिस्टर के साथ मिलकर कार्य करता है, यानी कि सोचो आपकी स्पीड और कई गुना ज्यादा होगी द्वितीयक जनरेशन के अंदर या तीसरी जनरेशन के अंदर। अब इसमें क्या हुआ, कीबोर्ड व माउस का उपयोग किया जाने लगा। पहली बात, कीबोर्ड व माउस का उपयोग, फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय टेप डिस्क, ये भी सब इसमें उपयोग की जाने लगी। और कहते हैं कि इसमें जो इनपुट व आउटपुट थे उसके सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हो गए। कैसे इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, कि मैं कीबोर्ड से कर रहा था कुछ तो अंदर लेगा, या माउस से कर रहा था कुछ तो होगा। तो कहते हैं कि इनपुट, मॉनिटर, कीबोर्ड, इन सब का उपयोग कहाँ किया जाने लगा, तीसरी जनरेशन के अंदर किया जाने लगा। तेज हो गया, सस्ता हो गया, हर आम इंसान भी इसको अफोर्ड कर सकता था, अपने साथ रख सकता था। गणना के साथ साथ अलग कामों में भी इसका उपयोग किया जाने लगा, जिसमें बैंकिंग हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, ये सब इस काम में उपयोग करते थे। कुछ कंप्यूटर ऐसे थे जिनको अपन ने आईबीएम सिस्टम 360 का नाम दिया, एलसीएल 1900 दिया, और वैक्स, ये ध्यान रखना, वैक्स 750, 750, वैक्स 750 या 750 नाम का एक कंप्यूटर था जो तीसरी जनरेशन के अंदर था, और ये पिछली बार एक परीक्षा के अंदर पूछा गया था। ठीक है, अब पहली जनरेशन के अंदर मशीन लैंग्वेज थी, दूसरे के अंदर असेंबली थी, अब तीसरे में के अंदर और भी लोगों ने अपग्रेड कर दिया, उसको बोला हाई लेवल की लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, और जिसके अंदर सी, C++ के जो
कोडिंग होते थे, जो डेटा होता था उसके अंदर इसको उपयोग में लिया जाने लगा। ठीक है, तो बेसिक सी लैंग्वेज प्लस प्लस लैंग्वेज ये सब किसमें आ गई, तीसरी जनरेशन के अंदर उपयोग में होने लगी थी। ठीक है, तो आईसी का आविष्कार उसे चिप बोला गया और इनपुट आउटपुट के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो गए, कीबोर्ड मॉनिटर का उपयोग हुआ। अब है अपने पास चौथी पीढ़ी जो 1975 से 89 तक, 75 से 89 तक एक तरह से उसका ड्यूरेशन लिखा जाता है। किसी किसी किताब में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी, सिर्फ अपने को एक ड्यूरेशन याद रखना है कि हाँ ये ड्यूरेशन जो 75 से 85 के मध्य का ड्यूरेशन है, ये किसमें, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर है। अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें जो माइक्रो चिप थी, जो आईसी थी, उसको और छोटा कर दिया, उसको भी लाखों आईसी मिलकर एक माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया गया, माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया गया। और जो माइक्रो प्रोसेसर आए वो इतने तेज थे कि वो आईसी से भी लाखों गुना तेज हो गए। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर जिसको कहते हैं कि वो जो अपनी स्पीड थी वो पिको सेकंड के अंदर थी, पिको सेकंड, बहुत ही कम सेकंड के अंदर उसका आंसर वापस अपने पास पहुंचता था। मल्टीटास्किंग हो गया, कहते हैं कि एक समय के अंदर 2 से ज्यादा कार्य करने लग गया चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, व्यक्तिगत उपयोग करने लगे, व्यावसायिक होने लगे, मतलब एक तरह से हर जगह कंप्यूटर का उपयोग इसमें शुरू हो गया, उससे पहले इतना नहीं था। घर के अंदर भी कंप्यूटर आ गया और घर में भी आम जन या आम जनता भी ये कंप्यूटर चलाने लगी थी। ठीक है, चौथी पीढ़ी 1975 से 89 तक आईसी को मिलाकर माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया, तो अपन कहते हैं एलएसआई। ध्यान रखना, एलएसआई की फुल फॉर्म याद रखनी, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। और इसके साथ ही होता है वीएलएसआई, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड चिप। ये ध्यान रखना, स्केल इंटीग्रेटेड चिप इसकी एक फुल फॉर्म है। मतलब क्या है कि बहुत सारे इंटीग्रेटेड चिप आईसी मिलकर माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण करते थे। ठीक है, तो वीएलएसआई और एलएसआई दोनों याद रखना कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट अपन कह सकते हैं आईसी कहते हैं। अब कहते हैं पहला माइक्रोचिप कब बना, प्रश्न पूछा गया पहला माइक्रोचिप तो 1970 के अंदर इंटेल ने बनाया। इंटेल एक कंपनी है और उसने इंटेल 4004 नामक पहला माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया 1970 में। ध्यान देखो 70 में निर्माण किया, 75 के अंदर इसको एक तरह से उपयोग में किया जाने लगा, तो बहुत सारे टेस्टिंग चलती है और उसके बाद में उसको उपयोग में लाया और जनरेशन चेंज हो गई। तो माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण, पहली माइक्रो चिप 1977 के अंदर इंटेल ने इंटेल 4004 बनाया। ठीक है, अब कहते हैं कि मिनी कंप्यूटर बाजार में आया, कहते हैं एक छोटा सा डेस्कटॉप आ गया कंप्यूटर, और जो पहले बड़े बड़े विशाल होते थे उसमें और छोटा हो गया। और इसमें कीबोर्ड मॉनिटर माउस ये सब इसमें एक तरह से उपयोग में किए जाने लगे, और माइक्रो प्रोसेसर के साथ मिला तो एक तरह से मिनी कंप्यूटर बन गया, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर बन गया, कोई भी हर किसी के घर में लगा सकता था। ठीक है, सुविधा क्या थी, तो सुविधा सब होने लगी, आम जन की इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होने लगे, एटीएम की शुरुआत हो गई, डॉक्टर के अंदर सीटी स्कैन ये होने लगे, ये सब एक तरह से चौथी पीढ़ी के उपयोग थे। ठीक है, व्यावसायिक उत्पादन ट्रांसफर सब, सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग हुआ। अब ध्यान देना, सीमॉस बैटरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, इसका भी उपयोग इस चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। आईबीएम पीसी, सर्वाधिक आईबीएम पीसी इस काल के अंदर बने। आईबीएम पीसी जो आईबीएम थे, डेस्कटॉप थे, आईबीएम के इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी थी उसने कंप्यूटर बनाए बहुत सारे, और बहुत सारे लोग उसको यूज में लेने लगे। और ध्यान रखना, एक विनचेस्टर डिस्क यूज हुई, एक डिस्क थी विनचेस्टर डिस्क, वो भी चौथी पीढ़ी के अंदर यूज हुई। कभी प्रश्न पूछे तो थोड़ा ध्यान रखना कि विनचेस्टर डिस्क का उपयोग भी चौथी पीढ़ी में हुआ, जो बहुत ही तेज गति से डिस्क कार्य करती थी। अब कहते हैं कौन कौन सी लैंग्वेज थी, तो पास्कल लैंग्वेज होगी, कोबल 74 लैंग्वेज होगी, एसक्यूएल लैंग्वेज होगी, और 4GL यानी एक तरह से चौथी जनरेशन की जो भी लैंग्वेज है, 4th जनरेशन लैंग्वेज है, वो सब इस चौथी पीढ़ी के अंदर उपयोग में किया जाने लगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे पांचवी पीढ़ी 1989 से 89 से आज तक, यानी कह सकते हैं अब जो पीढ़ी चल रही है वो छठी जनरेशन के अंदर पहुंच गए अपन, तो पांचवी पीढ़ी वर्तमान तक कहते हैं। ये जो वर्तमान है, इस वर्तमान तक पांचवी पीढ़ी बोली जाती है 89 से वर्तमान। इसमें माइक्रो प्रोसेसर ही लगा, और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर और भी ज्यादा आईसी का उपयोग किया जाने लगा। तो पहले वीएलएसआई था, अब होगा यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप, है ना। अल्ट्रा उसमें था वेरी लार्ज, इसमें हो गया अल्ट्रा लार्ज, यानी और भी विस्तृत और भी तेज गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी अलग अलग जनरेशन होने लगी, i3 होगी, i4 होगी, i7 होगी। एक तरह से क्या था, जनरेशन का एक पार्ट था जो अलग अलग कंप्यूटर के अंदर देखने को मिला। और विशेषता क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहा गया कि 1989 के बाद में जो भी कंप्यूटर होंगे वो बहुत तेज गति से चलेंगे, और उसमें इतनी समझ आ जाएगी कि वो एक तरह से रोबोट का कार्य करेंगे, और रोबोट के साथ साथ वो अपनी समझ के अनुसार व्यक्ति के साथ बातें करेंगे। एक तरह से आम भाषा का उपयोग किया जाने लगा, किस भाषा का, आम भाषा का उपयोग किया जाने लगा, जिसमें अपन जो बोलेंगे वो कंप्यूटर समझेगा और वापस कंप्यूटर अपने को जवाब देगा। तो कहते हैं कि पांचवी पीढ़ी के अंदर आम भाषा यानी स्थानीय भाषा जो चल रही है उसी का उपयोग होने लगा। ठीक है, लैपटॉप आ गए, पाम टॉप आ गए, हाथ में टच वाले फोन आ गए जो अपन चला रहे, वो सब क्या पांचवी पीढ़ी का आविष्कार है। रोबोट का युग भी कहा गया, क्योंकि इसके अंदर क्या रोबोट हो गए, बहुत सारे होटलों के अंदर बहुत सारे सर्व करने वाले क्या रोबोट हो गए, तो रोबोटों का युग भी इसको कहा जाने
लगा। ठीक है, ये था अपने पास 5 पीढ़ी और कंप्यूटर की पांचों पीढ़ी को अपने को याद रखना है हमेशा, और इसी से अपने को प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, कहते हैं कि सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे आ गए, इंटरनेट के अंदर बहुत सारे कार्य करने लगे, इंटरनेट सोशल मीडिया का मनोरंजन भी होने लगा, वो सब इस पांचवी पीढ़ी के अंदर है। ईमेल, ई नेटवर्किंग, ये सब पांचवी पीढ़ी, जितना भी अपन अभी देख रहे हैं वो सब पांचवी पीढ़ी के अंदर हुआ था। ठीक है, तो ये था अपने पास कंप्यूटर की जनरेशन, और आशा करता हूँ बहुत ही शॉर्ट के अंदर रिवीजन करवाया मैंने अच्छी तरह से। और मैं कभी क्लास रखूंगा एक बार परीक्षा होने के बाद, जिसके भी आगे तैयारी करनी है, जिसको भी आगे और समझना है, उसको मैं विस्तृत के अंदर पूरा 1 घंटे के अंदर पूरा जनरेशन का टॉपिक समझाऊंगा बोर्ड पर। तो अभी आपके लिए रिविजन क्लास है, तो रिविजन क्लास को जरूर नोट करें, जरूर देखें, जरूर समझे। ठीक है, सिर्फ बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपके पास लिखा हुआ सब मटेरियल है, आपको याद करना, उसको समझ कैसे विकसित करनी, उसको ऊपर या उसके ऊपर तैयारी करनी है। स्टार्ट, आपके पास लिखा हुआ सब है, आपको सिर्फ उसके लिए समझ विकसित करनी है, उसको याद कैसे रखना है वो आपको पता करना है, और वो ही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आगे भी नेक्स्ट इनपुट आउटपुट सिस्टम, कंप्यूटर के और अलग अलग टाइप्स कैसे है वो भी आपके सामने लेकर आऊंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर से बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद।